ओके गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। और आप पेपर का टाइम बहुत नजदीक आ गया है, तो इसको देखते हुए मैंने ये जो वीडियो बनाई है आज की, तो उसमें चैप्टर नंबर आपका जो 6 दिया है, किसी किसी बुक में 7 भी है, तो अलग अलग बुक में दिया है। तो आप चैप्टर को लेके बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि किस नंबर का चैप्टर है। तो चैप्टर का नाम है आज की वीडियो में साझेदारी फर्म का समापन या विघटन, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर्स को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो इस वीडियो से आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपके बोर्ड के एग्जाम 2026 में। आइए चलते हैं। तो इस वीडियो में आपको मिलेंगे वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप इसमें पढ़ना जा रहे हैं। तो आइए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि साझेदारी फर्म का समापन, फर्म के समापन का क्या अर्थ होता है, यानी साझेदारी फर्म के समापन का क्या अर्थ होता है। तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 39 के अनुसार किसी फर्म के समस्त साझेदारों के मध्य साझेदारी का समाप्त हो जाना फर्म का विघटन या फर्म का समापन कहलाता है। क्या बताए? भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 39 के अनुसार किसी फर्म के समस्त साझेदारों के बीच साझेदारी समाप्त हो जाना फर्म का समापन या विघटन कहलाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है, साझेदारी के समापन का अर्थ क्या होता है। तो देखो, साझेदारी के समापन का आशय होता है जब एक साझेदार का अन्य साझेदारों से संबंध टूट जाता है लेकिन फर्म का कारोबार बराबर चलता रहता है, तो उसे साझेदारी का समापन कहा जाता है। इसमें क्या होता है, साझेदारी का यानी साझेदारी फर्म का जो व्यवसाय होता है, फर्म का व्यवसाय बंद हो जाता है। क्या हो जाता है? बंद हो जाता है, लेकिन इसमें व्यवसाय चलता रहता है। तो दोनों में मेन अंतर क्या है कि साझेदारी फर्म के समापन में साझेदारी व्यवसाय का बंद हो जाना अनिवार्य माना जाता है, जबकि साझेदारी के समापन में साझेदारी का आपस में यानी जो उनके बीच में समझौता होता वो खत्म हो जाता और नया समझौता आता है, इसलिए कारोबार चलता रहता है। तो दोनों में अंतर क्या होता है कि देखिए, साझेदारी का जो व्यापार होता है उसमें बंद हो जाता है, इसमें कारोबार चलता रहता है। अब निम्न परिस्थितियों में कौन कौन सी परिस्थितियां? निम्न परिस्थितियां हैं, परिस्थितियों फर्म का तथा साझेदारी दोनों का समापन हो जाता है। किन किन परिस्थितियों में? जब सभी साझेदार फर्म को समाप्त करने का समझौता कर लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, फर्म का समापन हो जाता है। जब सभी साझेदार एक को छोड़कर अन्य सभी साझेदार कैसे हो जाते हैं, दिवालिया घोषित हो जाएं। जब फर्म का कारोबार अवैध हो जाता है, जब किसी एक साझेदार ने ऐच्छिक साझेदारी को समाप्त करने की सूचना अन्य साझेदारों को दे दी हो। एक साझेदार ने क्या किया हो, अन्य साझेदारों को ऐच्छिक साझेदारी की सूचना दे दी होती है, जब न्यायालय द्वारा फर्म के समापन का आदेश दे दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, फर्म का समापन हो जाता है। इन चारों पांचों परिस्थितियों में साझेदारी और साझेदारी फर्म दोनों का समापन हो जाता है। नेक्स्ट है आपका साझेदारी फर्म के समापन के प्रकार। तो देखो, साझेदारी फर्म के समापन के प्रकार कौन कौन से आते हैं। तो पहला पॉइंट यहां पर है समझौते द्वारा समापन। देखिए, साझेदार स्वेच्छा से किसी भी समय साझेदारी की समाप्ति कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? साझेदारी की समाप्ति कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है अनिवार्य समापन।
क्या है? अनिवार्य समापन। यदि साझेदारी फर्म का व्यापार अवैध हो जाता है तो किन किन परिस्थितियों में, क्वेश्चन यहां बनता है कि किन किन परिस्थितियों में साझेदारी फर्म का अनिवार्य समापन कर दिया जाता है। तो पहला पॉइंट है, यदि साझेदारी फर्म का व्यापार अवैध हो जाता है, यदि कोई भी साझेदार शत्रु देश का नागरिक हो तो भी साझेदारी फर्म का व्यापार अनिवार्य रूप से बंद कर दिया जाता। तीसरा पॉइंट आता है, यदि एक साझेदार के अलावा अन्य सभी साझेदार दिवालिया हो गए हों। चौथा पॉइंट है, यदि साझेदारों की संख्या 50 से अधिक हो गई हो। कितने से? 50 से अधिक हो गई हो तो ऐसी स्थिति में फर्म का अनिवार्य रूप से समापन कर दिया जाता है। फिर आता है आपका तीसरा पॉइंट यहां पर, नोटिस द्वारा समापन। नोटिस द्वारा समापन कब होता है? यदि साझेदारी स्वेच्छा पर निर्भर करती है तो किसी भी साझेदार द्वारा समापन का नोटिस दिए जाने पर साझेदारी समाप्त हो जाती है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट आपका, न्यायालय द्वारा समापन। यदि कोई भी साझेदार मानसिक रूप से अस्वस्थ हो, यानी उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया हो। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि कोई भी साझेदार दुराचार का दोषी पाया जाता है जिससे व्यापार प्रभावित होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, यदि कोई भी साझेदार जानबूझकर प्रसंबंधा मतलब होता है अनुबंध, क्या होता है? अनुबंध की अवहेलना, मतलब उन दोनों के बीच में जो समझौता हुआ था, क्या हुआ था? समझौता हुआ था, उसको अनदेखा करने लगता है, उसको मानता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय के द्वारा समापन कर दिया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, यदि कोई भी साझेदार फर्म में अपने हित को किसी तीसरे पक्षकार को हस्तांतरित कर देता है। मान लो हम ए और बी दो साझेदार हैं, ए कहता है कि हम अपना जो है वो हिस्सा किसी तीसरे पक्षकार को देंगे या उसके व्यवसाय से संबंधित सूचनाएं किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करता है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय द्वारा समापन कर दिया जाता है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट आपका, फिर है किसी विशेष घटना के घटित होने पर। अब कौन कौन सी ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं जब फर्म का समापन कर दिया जाता है, फर्म का समापन हो जाता है? तो पहला पॉइंट है, साझेदारी की अवधि समाप्त हो गई हो। जब साझेदारी एक निश्चित अवधि के लिए की गई हो और वो अवधि समाप्त हो गई हो तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? साझेदारी का फर्म का समापन कर दिया जाता है। किसी साझेदार की मृत्यु हो जाने पर, साझेदार की मृत्यु हो गई तो साझेदारी समाप्त हो जाएगी। किसी भी साझेदार के न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किए जाने पर, तो ऐसी स्थिति में किसी विशेष घटना है, ये साझेदारी की अवधि समाप्त हो गई हो, साझेदारी की मृत्यु हो गई हो, न्यायालय द्वारा जिसको दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? साझेदारी समाप्त कर दी जाती है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि साझेदारी और साझेदारी फर्म के समापन में क्या अंतर होता है? इन साझेदारी के समापन और साझेदारी फर्म के समापन में क्या अंतर होता है? तो यहां पर पहला पॉइंट आता है, साझेदारों के बीच आपसी समझौते में किसी प्रकार का परिवर्तन साझेदारी का समापन कहलाता है। यानी कि मान लो पहले वो 3:2 के अनुपात में लाभ हानि को बांटते थे और अब उन्होंने कहा कि हम लोग बराबर बराबर अनुपात में बांटेंगे, तो ये हमारा पुराना समझौता था। अब ऐसी स्थिति में ये उनके बीच में नया समझौता आया, तो यानी कि पुरानी साझेदारी समाप्त हो गई और अब नई क्या हुआ? नया समझौता आ गया, तो उनके बीच अब नई साझेदारी बन गई। दूसरा, साझेदारी के समापन में क्या होता है? साझेदारी फर्म के समापन का अर्थ होता है फर्म द्वारा विक्रय क्रिया, व्यापारिक क्रियाओं की समाप्ति, यानी व्यापार का बंद होना। ठीक, इसमें व्यापार का बंद हो जाता तो उसे साझेदारी फर्म का समापन कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, साझेदारी की समाप्ति के बाद फर्म उसी नाम से व्यवसाय कर सकती है। क्या कर सकती है?
नाम से व्यवसाय कर सकती है। दूसरा है साझेदारी फर्म का समापन होने पर व्यापारिक क्रियाएं जारी नहीं रहती हैं। इसमें व्यवसाय कर सकती है लेकिन इसमें व्यवसाय नहीं कर सकती। फिर आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, साझेदारी की समाप्ति से साझेदार फर्म की समाप्ति का होना आवश्यक नहीं है। देखो, साझेदारी की समाप्ति से साझेदारी फर्म का समापन होना अनिवार्य नहीं होता है, लेकिन साझेदारी फर्म के समाप्ति होने से साझेदारी स्वतः समाप्त हो जाती है। यानी साझेदारी फर्म के समापन में, साझेदारी के समापन में फर्म का समापन होना अनिवार्य नहीं होता, लेकिन साझेदारी फर्म के समापन में साझेदारी का समापन होना अनिवार्य माना जाता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखो यहां पर साझेदारी फर्म के समापन पर कौन कौन सी लेखांकन क्रियाएं की जाती हैं। तो देखो, सबसे पहले यहां क्या किया जाता है, वसूली खाता बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? वसूली खाता बनाया जाता है। फिर उसके बाद साझेदारों के पूंजी खाते बनाए जाते हैं। फिर बैंक या रोकड़ खाता बनाया जाता है और चौथा होता है साझेदार का ऋण खाता यानी पार्टनर्स का लोन अकाउंट। इस वाले चैप्टर में बच्चों क्या नहीं बनाई जाती, हमारी बैलेंस शीट नहीं बनाई जाती है। अब बैलेंस शीट क्यों नहीं बनाई जाती है? उसका रीजन ये होता है कि जब साझेदारी फर्म का समापन हो जाता है तो उस समय फर्म की सारी संपत्तियों को बेच दिया जाता है और दायित्वों का भुगतान कर दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में ना तो हमारे पास क्या बचती हैं, एसेट्स बचती हैं, और ना ही हमारे पास लायबिलिटीज बचती हैं। जब दोनों ही नहीं बचती हैं तो बैलेंस शीट नहीं बनती है। तो बात करते हैं हम यहां पर वसूली खाता क्या होता है। देखिए, वसूली खाता क्या होता है, जब साझेदारी फर्म के समापन पर, साझेदारी फर्म के समापन पर फर्म की संपत्तियों की बिक्री की राशि वसूल की जाती है, उससे फर्म के दायित्वों का भुगतान किया जाता है। इस संबंध में फर्म की पुस्तकों में एक खाता बनाया जाता है या खाता खोला जाता है जिसे वसूली खाता कहते हैं। इस खाते को बनाने का उद्देश्य फर्म की संपत्तियों के बेचने से तथा दायित्वों के भुगतान से होने वाले लाभ हानि की जानकारी या ज्ञान प्राप्त करना होता है। इस लाभ हानि को साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है। अब यहां बात करते हैं किसकी, वसूली खाते की प्रकृति के बारे में। तो वसूली खाता कैसा होता है, एक नाम मात्र खाता होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। ये इसकी 1 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाता है, वसूली खाता है। तो वसूली खाता कैसा खाता है, नाम मात्र खाता होता है। ये आप टिक करके आएंगे पेपर में। अब हम यहां बात करते हैं कि वसूली खाते का प्रारूप कैसा होता है, वसूली खाता का फॉर्मेट कैसा होता है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना होता है, जब हम वसूली खाता बनाते हैं तो यहां पर सन्डरी एसेट्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सन्डरी एसेट्स लिखते हैं। क्या करते हैं, सन्डरी एसेट्स लिखते हैं एट बुक वैल्यू। किस पर, बुक वैल्यू। इसमें से एक्सक्लूडिंग कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, कैश और बैंक का बैलेंस। यानी कैश और बैंक के बैलेंस को छोड़कर फर्म की बैलेंस शीट में जितनी भी एसेट्स दी होती हैं उन सबको लिख दिया जाता है। फिर आता है टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को हम पेड करते हैं। अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दिए, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस दिए हैं तो उनको हम टू साइड में लिखते हैं। टू बैंक अकाउंट, क्रेडिटर्स का पेमेंट, बिल्स पेमेंट का पेमेंट, अदर लायबिलिटी अगर पे की जा रही है तो उसको हम टू साइड में लिखते हैं। और अगर कोई पार्टनर कोई लायबिलिटी को टेक इन ओवर कर लेता है तो उसको हम कहां दिखाते हैं, टू साइड में दिखाते हैं। फिर अगर कोई प्रीमियम वगैरह कोई एक्स्ट्रा पेमेंट किया गया है, जैसे लोन वगैरह पेमेंट कर रहे हैं तो उसका पेमेंट भी हम इधर टू साइड में दिखाएंगे।
अब बात करते हैं बैलेंस शीट में जो लायबिलिटी साइड होती है उसमें आपको सन्ड्री लायबिलिटीज को हम बुक वैल्यू पर, जैसे क्रेडिटर्स दिए, बिल्स पेबल दिए, बैंक लोन दिया है, तो ये हम कहां पे दिखाते हैं, बाई साइड में। और IFR का बैलेंस भी हम बाई साइड में दिखाते हैं। और थर्ड पार्टी जो लोन होता है जैसे मिसेज एज लोन, ठीक, तो ऐसी स्थिति में उसको भी हम यहां पर ही दिखाते हैं। क्या करते हैं, मिसेज एज लोन दिया है तो वो भी हमारा क्या होता है, थर्ड पार्टी लोन होता है। अब यहां बाई साइड में जैसे यहां पर हम लायबिलिटी पे कर रहे हैं, वैसे ही यहां पर जितनी भी एसेट्स रियलाइज होती है तो उनको हम बाई साइड में बाई बैंक अकाउंट एसेट्स रियलाइज लिख देते हैं, और जिस जिस नाम से होता है उसको नाम से लिख के अमाउंट को जोड़कर इस वाली कॉलम में लिख देते हैं। अगर कोई पार्टनर कोई एसेट्स को टेक इन ओवर करता है तो उसको हम बाई साइड में दिखाते हैं, लायबिलिटी टेक इन ओवर करता है तो उसको हम टू साइड में दिखाते हैं। अगर कोई पार्टनर किसी लोन, अगर पार्टनर का लोन है और उसको डिस्काउंट करा लिया, जैसे 3,000 का लोन था और उसको 2,500 में सेटलमेंट कर दिया तो 500 रुपए फर्म को फायदा हुआ, तो वो हमारा पार्टनर्स लोन के नाम से यहां पर डिस्काउंट दिखा दिया जाता है। अब क्रेडिट साइड का टोटल ऐड करते हैं और डेबिट के माइनस करते हैं तो हमारा क्या आता है, प्रॉफिट आता है। क्या आता है, प्रॉफिट आता है। उस प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देते हैं। और अगर इसके अपोजिट में होता है, डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट के बैलेंस से कम होता, ज्यादा होता है, तो यहां हमारा पार्टनर क्या दिखाता है, लॉस दिखाता है, और उसको भी हम ओल्ड रेशियो में बांटकर उनके पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। फिर आता है आपके साझेदारों के पूंजी खाते। यहां पर है पार्टनर्स का लोन अकाउंट। तो लोन अकाउंट किस तरीके से बनाएंगे, देखो, हाँ, ये रहा आपका पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो यहां पर दोनों चीजें इकट्ठी दे दी, साझेदारों के पूंजी खाते और ऋण खाते। तो ये हमारा पार्टनर्स लोन अकाउंट है, ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। तो इसको हम देखो किस तरीके से करेंगे। यहां पर हम इसको थोड़ा सा एग्जिट करते हैं तो ये ऊपर चली जाएगी। अब देखो यहां पर साझेदारों के, जैसे किसी साझेदार का लोन दिया है तो हम उसको क्या करेंगे, बाई बैलेंस BD लिखेंगे। अगर रियलाइजेशन में उसको कुछ लॉस हुआ था तो इधर आ जाएगा। और अगर प्रॉफिट हुआ तो इधर आएगा, और अगर उसको हम फाइनल पेमेंट कर देते हैं तो यहां पर आ जाता है। वैसे अगर यहां पर इन चीजों को नहीं दिखाएंगे, ये यहां से हम हटा देंगे और यहां पर क्या करते, दोनों को हटा दो, यहां बाई बैलेंस BD लिखेंगे। जैसे मान लो इसके खाते का 3,000 बैलेंस था और यहां पर हमने उसको टोटल 3,000 रुपए पेमेंट कर दिया है, तो इसको हम पूरा 3,000 रुपए यहां पर दिखा देंगे। फिर इसके बाद हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है, सबसे पहले बाई बैलेंस BD, उसके कैपिटल अकाउंट का जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो जनरल रिजर्व में हिस्सा, वर्क कंपनसेशन फंड में हिस्सा दे दिया जाता है। अगर कोई, फिर प्रॉफिट एंड लॉस में हिस्सा, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन में हिस्सा। अगर कोई पार्टनर्स लायबिलिटी टेक इन ओवर कर लेता है तो उसको हम बाई साइड में दिखाते हैं रियलाइजेशन के नाम से, ठीक। और अगर उसके क्रेडिट साइड वाले डेबिट साइड का बैलेंस दिया हुआ है तो इधर दिखाते हैं, प्रॉफिट लॉस में हिस्सा दिखा देते हैं, रियलाइजेशन में अगर लॉस हुआ है तो दिखा देंगे। और यहां पर एसेट्स अगर किसी पार्टनर्स ने टेक इन ओवर की है तो यहां पर दिखाते हैं, इस साइड का हम टोटल कर देते हैं। और यहां पर बैलेंस CD नहीं आता है, यहां पर आ जाता है आपका टू कैश या बैंक अकाउंट फाइनल पेमेंट। क्या कर देते हैं, फाइनल पेमेंट कर दिया जाता है, ठीक।
तो इस क्योंकि हमारा आगे बैलेंस सीडी कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे तो यहीं पर हमारा इसको समाप्त कर दिया जाता है। तो इस तरीके से हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन जाता है। अब यहां पर कैश या बैंक अकाउंट बनाते हैं। अब यहां पर कैश और बैंक अकाउंट में देखो क्या क्या आता है। रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले हम टू बैलेंस बीडी लिखते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट लिखते हैं, जितनी भी हमारी एसेट्स रियलाइज होती थी उससे जितना पैसा वसूल हुआ था वो लिख दिया। रियलाइजेशन अकाउंट में हमने यहाँ पर एक्सपेंसेस लिख दिए, यहाँ पर हमने क्रेडिट और बिल्स पेमेंट पे कर दिया, यहाँ पार्टनर्स का लोन पेमेंट कर दिया, यह पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट जो भी ए बी सी थे उनको लिख दिया और दोनों साइड का हमने टोटल कर दिया। इसमें दोनों साइड का जो टोटल होता है वो बराबर होना चाहिए। अगर हमारा ये दोनों साइड का टोटल बराबर नहीं होता है तो क्वेश्चन का आंसर हमारा कहीं ना कहीं हमने कुछ आइटम छोड़ दिए हैं। अब पार्टनर्स करंट अकाउंट की बात करें तो यहां पर देखो पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या क्या आता है आपका। वो फिक्स और फ्लक्चुएटिंग मेथड से अगर बनाए गए हैं तो वहां पर इस तरीके से बनाया जाएगा आपका। तो यहां पर पार्टनर्स अंतर होता है। वसूली खाता और पुनर्मूल्यांकन खाते में क्या अंतर होता है। देखो जो पुनर्मूल्यांकन खाता होता है वो साझेदार के प्रवेश, अवकाशग्रहण अथवा मृत्यु की दशा में तैयार किया जाता है और जो वसूली खाता होता है वो साझेदारी फर्म के समापन पर तैयार किया जाता है। इस खाते में संपत्तियों और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन से हुए लाभ हानि को प्रदर्शित किया जाता है और इस खाते में संपत्तियों की बिक्री से वसूली तथा दायित्वों को किए गए भुगतान के शेष लाभ हानि को प्रकट किया जाता है। यानी इसमें यह बताता है कि संपत्तियों को बेच दिया जाता है, दायित्वों का भुगतान किया जाता है, इस संबंध में जो हमें लाभ या हानि होती है उसको प्रदर्शित करता है। यह खाता फर्म के जीवन काल में सिर्फ एक बार बनाया जाता है और इस खाते को फर्म के जीवन काल में कई बार बनाया जा सकता है। तो ये हमारा चैप्टर आज क्लोज हो जाता है यहीं पर। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को पूरे एंड तक देखें।